हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपना जो बैच चल रहा है अब की बार टेक्निकल पर पार, यानी कि अब की बार टेक्निकल पर को अपन क्या करना है, पार करना है। उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है उसमें आज 8 नंबर की क्लास है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 8 नंबर की क्लास के अंदर अपन कौन सा चैप्टर है, अपना ट्रांसफार्मर चैप्टर। और ट्रांसफार्मर चैप्टर के अंदर अपन जो मोस्टली क्वेश्चन है अपन उस पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं, यानी कि रोज 10 क्वेश्चन के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, बाकी जो क्लास है 7 क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, आप उसमें जाकर के पूरी क्लास को देख सकते हैं। यानी कि पहले चैप्टर अपन ने मोटर किया था और आज है अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो टेक्निकल हेल्पर की जो एग्जाम है उसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी, मतलब काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया है आप उसको देख सकते हैं। यानी कि अभी इसका कोई एग्जाम का कोई सार नहीं है, यानी कि मई अंत तक एग्जाम होने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए बनाएं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट देख सकें। और आपने चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्लास को करते हैं स्टार्ट। कर दिए शेयर? अगर नहीं किया तो जल्दी शेयर कर दीजिए और स्टार्टिंग में लाइक कर दीजिए ताकि बस बाद में पढ़ना ही है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन के बारे में अपन बहुत बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना, पावर ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, ये अपने स्टार्टिंग जो चैप्टर में था अपने ट्रांसफार्मर का, स्टार्टिंग जो क्लास थी उसके अंदर भी ये परिभाषा दी थी कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य है जो वोल्टेज है उसको घटाना और बढ़ाना। दोस्तों, ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, एसी सप्लाई पर, क्योंकि एसी में इंडक्शन प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है, इंडक्शन मतलब प्रेरण प्रभाव, जबकि डीसी में ऐसा प्रभाव नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर हमेशा कौन सप्लाई पर काम करता है, एसी सप्लाई पर। तो जो एसी का जो वोल्टेज है उनको घटाना व बढ़ाना, ये किसका काम होता है, ट्रांसफार्मर का काम। अगर दोस्तों ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो धारा का मान क्या करेगा, घटाएगा, उल्टा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि एसी के वोल्टेज को घटाना व उसको बढ़ाना, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्लियर है, चलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है। दोस्तों, दो प्रकार के प्रेरण सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है स्वप्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को हम सह प्रेरण बोल सकते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हैं, परस्पर प्रेरण भी बोल सकते हैं। एक होता है स्वप्रेरण जो होता है सेल्फ प्रेरण। सेल्फ का मतलब है जिस प्रकार से ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें वो कौन से सिद्धांत में काम करता है, सेल्फ इंडक्शन के, यानी कि एक ही वाइंडिंग में हम विद्युत धारा दें उसी के अंदर अलग ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, सेल्फ, यानी कि स्वयं के अंदर देना और उसी के अंदर नया क्या ईएमएफ उत्पन्न हो रहा, उसको बोलते हैं हम क्या है, स्वप्रेरण। जबकि एक होता है अन्योन्य जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के सिस्टम क्या है, इसका जो सिद्धांत है इसके अंदर क्या होता है, दो बाइंडिंग होती है और दो बाइंडिंगों के अंदर हम एक बाइंडिंग में क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, जबकि पास में रखी दूसरी कॉइल में क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। उस ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा सिद्धांत है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण, जिसको हम सह प्रेरण भी बोलते हैं। यानी कि इसमें दो कॉइल होती हैं, एक कॉइल में हम देते हैं सप्लाई और दूसरी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यानी कि बिना कोई सप्लाई जुड़े जब भी क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं इस प्रकार से बना सकता हूं उसको। इस प्रकार से ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है बीच में, ये कोर होती है, क्या है, कोर, यानी कि क्रोड बोलते हैं जिसको। अब दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर हम प्राइमरी में क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और सेकेंडरी में क्या हो रहा है, ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो वो कौन सा सिद्धांत है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। और ट्रांसफार्मर हमेशा किस सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि हम देखें ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसको सेल्फ इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर, क्लियर ना। जबकि जनरेटर है, अपना मोटर है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। इनमें क्या होता है, हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं और चालक को घूर्णमान, यानी कि चालक को वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहा है, छेदन कर रहा है, कौन, चालक। उसके कारण चालक में क्या हो रहा है, ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। वो कौन सा नियम है, वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम।
वो किसके अंदर है, जनरेटर के अंदर है और मोटर के अंदर, जबकि ट्रांसफार्मर में हमेशा अननोन प्रेरण का नियम काम करता है। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है और दोस्तों का शेयर भी करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति नहीं होती? इसका मतलब है कि ट्रांसफार्मर के साथ में हम कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसका उपयोग नहीं करते। इसका मतलब किस चीज की उपस्थिति नहीं है वहां पर ट्रांसफार्मर के अंदर। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर संरक्षक होता है, संरक्षक मतलब है कंजर्वेटर, इसका भी हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। जबकि दूसरा है ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है, जो श्वासक बोलते हैं, इसका भी यूज ट्रांसफार्मर होता है। अगला है ग्लूकोज रिले। ये क्या होता है, ये सुरक्षा युक्ति होती है, इसका भी ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। जबकि एक होता है उत्तेजक, जिसको बोलते हैं एक्साइटेड, यानी कि इस एक्साइटेड का यूज ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होता, क्योंकि एक्साइटेड हम किसको यूज करते हैं, जिस प्रकार से कोई बाइंडिंग है, जनरेटर की बाइंडिंग है, उसको एक्साइटेड करना, यानी कि उत्तेजित करना, वो होता है एक्साइटेड। जबकि ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कोई एक्साइटेड का सिस्टम नहीं होता। क्लियर दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो गया उत्तेजक। उत्तेजक किसके अंदर होता है दोस्तों, ये होता है जनरेटर के अंदर, जबकि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कितने पथ होते हैं? दोस्तों जो फ्लक्स के पथ होते हैं, एक होता है सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, एक होता है बेरी प्रकार का होता है, एक होता है कोर प्रकार का। जो कोर प्रकार का होता है दोस्तों, वो किस प्रकार का होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये होता है दोस्तों कोर प्रकार का। जबकि सेल प्रकार का होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है, यानी कि इसमें कितनी लिम्ब होती हैं, 3 लिम्ब। किसको बोलते हैं, इसको लिम्ब बोलते हैं, ये जो लगी है ना। और जबकि इसमें क्या होता है, सेल प्रकार के में, इसमें दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बीच वाली भुजा पर की जाती है। जबकि हम जो कोर प्रकार का होता है, इसमें दोनों भुजा के इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। जबकि जो क्या है कोर प्रकार का है, उसमें विद्युत का पथ का मतलब चुंबकीय फ्लक्स का एक ही रास्ता है। अब इसके अंदर क्या है, किसके अंदर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स के रास्ते होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, 2 रास्ते होते हैं। कितने होते हैं, 2 रास्ते। इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा, 2। यानी कि सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर फ्लक्स के कितने रास्ते होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। किस प्रकार से, वो इस प्रकार से देखो, इसमें क्या है, बीच वाली भुजा पर क्या हो रहा है, बाइंडिंग कर रहे हैं, और पास वाली दोनों भुजा क्या करती हैं, फ्लक्स का काम करती हैं। इसलिए इसमें क्या है, फ्लक्स के लिए कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। पथ माने रास्ता। क्लियर दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है? दोस्तों जो नमी युक्त है, यानी कि उसका मतलब है सिलिका जेल किसके अंदर होता है, ब्रीदर के अंदर होता है। नमी युक्त का मतलब है जिसने नमी सोख ली, यानी कि पुराना हो गया, नमी उसमें मिल गई। नमी मिलने के बाद में सिलिका जेल का रंग है वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, यानी कि गुलाबी या हल्का सफ़ेद हो जाता है। ठीक है? यानी कि पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, नया नया होता है, उस समय नीला होता है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध होता है, वो नीला होता है। उसके बाद में नमी सोखने के बाद में इसका रंग सफ़ेद या गुलाबी हो जाता है। क्लियर? क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या होगा, गुलाबी, ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी सोखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार देख रहे हैं, घूम घूम के क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो नमी है उसको ट्रांसफार्मर के अंदर जो नमी है, वायु बाहर से जो नमी को सोखने के लिए हम किसका, शुद्ध नमी। अब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई नमी सोखता नहीं है, यानी कि हम शुद्ध वायु, बिल्कुल शुष्क बोलते हैं, उसको हम सोखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? अब दोस्तों सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल। ये किसके अंदर होता है, ये होता है ब्रीदर के अंदर। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर जो लोड के मान बढ़ने के बाद में हम जो तेल गर्म होता है वो अपने विस्तार करता है, उसके बाद में लोड कम होने पर तेल वापस ठंडा होकर के स्वतः ही अपना मतलब कि मेन टैंक में आता है। तो वो बाहर से क्या करता है, एक प्रकार से श्वास लेता है। बाहर से श्वास लेगा, वो किसके द्वारा लेगा, श्वासक के द्वारा। श्वासक किसे बोलते हैं, ब्रीदर को बोलते हैं। तो अब बाहर से श्वास लेगा तो बाहर से कोई नमी प्रवेश नहीं करता है ट्रांसफार्मर अंदर, उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का। क्योंकि नमी अगर ट्रांसफार्मर के अंदर चली गई तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो तेल होता है वो चालक बन जाएगा, और चालक बनने के बाद में बाइंडिंग क्या हो जाएगी, दोनों शॉर्ट हो जाएंगी। इसलिए हम ट्रांसफार्मर तेल क्या होता है, एक अचालक होता है। क्या होता है, अचालक, जो एक अच्छा इंसुलेटर का काम भी करता है, इंसुलेशन का काम भी करता है। क्लियर दोस्तों, किसकी, बाइंडिंग के इंसुलेशन का। ओके,
इसका हम जो राइट आंसर होगा वो क्या देंगे, सिलिका जेल। क्या हो देंगे, सिलिका जेल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है सबसे अधिक गर्म होता है, तापित मतलब गर्म। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है, जो बाइंडिंग होती है उस पर क्या होता है, लोड लगता है। अब दोस्तों लोड का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, यानी करंट का मान बढ़ रहा है तो बाइंडिंग क्या होगी, हीट गर्म होगी। अब गर्म होने से क्या है, कॉपर के गुण क्या होंगे, नष्ट होंगे, तो कॉपर लॉस का मान भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों जो गर्म हो रही है बाइंडिंग, तो कौन सी हो रही है, बाइंडिंग तो हो रही है ना, सबसे अधिक गर्म होगी। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर कौन सा अधिक भाग सबसे अधिक गर्म होता है, तो बाइंडिंग क्या होती है, गर्म होती है, क्योंकि लोड जो पड़ता है वो बाइंडिंग के अंदर ही पड़ता है। किसके अंदर, बाइंडिंग के अंदर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग ऑप्शन। क्या होगा, बाइंडिंग। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक 1200 टन के प्राइमरी कॉइल के साथ और 120 टन के द्वितीयक कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट से उसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। आउटपुट वोल्टेज का मतलब है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो वोल्टेज हैं वो क्या होंगे। प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज हैं 240 वोल्ट, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या है 1200 टन और सेकेंडरी की जो टर्न है वो है 120। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन पी बराबर, हम ई भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, E2/E1। अब दोस्तों हमारे पास में किस किस का मान है, हमारे पास में सेकेंडरी का टर्नों की संख्या है, कितनी है, 120 बटे प्राइमरी टर्नों की संख्या कितनी है, 1200 बराबर सेकेंडरी में हमको वोल्टेज निकालने हैं और प्राइमरी के वोल्टेज की संख्या कितनी है, 240। अगर दोस्तों हम इसको इस प्रकार से करें सॉल्व, तो दोस्तों क्या होगा, हम इसको इससे काटें 10 भी कट जाएगा, इस 10 से हम इसको काटें तो कितनी है, 24, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 24 वोल्ट। यानी कि सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होंगे वो कितने होंगे, 24 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज है वो किस पर निर्भर करते हैं, टर्न प्रति वोल्टेज पर निर्भर करते हैं। किस पर, टर्न प्रति वोल्टेज पर। क्लियर। यानी कि टर्नों की संख्या बढ़ेगी तो वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, टर्नों की संख्या घटेगी तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीय परिवर्तन के कारण कौन सी हानि होती है। यानी कि कोर के अंदर क्या होता है, चुंबकीय परिवर्तन, यानी कि कभी चुंबक बन रहा है, कभी विचुंबकित, कभी चुंबकित, कभी विचुंबकित। ये हानि कौन सी होती है, इस हानि को बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस हानि। क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस हानि। ये क्या है, आयरन हानि के दो भाग होते हैं, एक तो होती है कोर बम्बर हानि, एक होता है हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, WH बराबर नीटा बी मैक्सिमम की घात 1.6 इंटू F इंटू बी। ये क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नीचे क्या होता है, हिस्टैरिसीस गुणांक होता है, बी मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, F फ्रीक्वेंसी है, बी कोर का आयतन है। क्लियर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम हिस्टैरिसीस हानि का मान को निकाल सकते हैं, और इस हानि को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, 4% सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, जिससे इस हानि को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लंब होते हैं। अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जो सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, इस प्रकार का होता है। ये क्या होती है, कोर होती है। क्या होती है, कोर होती है। इसके जो बीच वाली भुजा है इस पर हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। अब दोस्तों ये इसके चुंबकीय फ्लक्स के दो रास्ते होते हैं। अब इसमें लंबों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, एक तो ये, 2 और 3, यानी कि इसमें कितने लंब होते हैं, 3 लंब होते हैं। किसके अंदर, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के अंदर। जबकि दोस्तों कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या होता है, 2 लंबों की संख्या होती है। इसके अंदर कितनी होती हैं, 3। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या होगा, 3 और राइट आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों आज अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 क्वेश्चन पे अपन ने बहुत अच्छा डिस्कस किया है। काफ़ी क्वेश्चन ये मोस्टली हैं, आप इनको किसी भी रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है और क्लास को शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्लास दोस्तों कल होगी शाम को 9 PM पर। ओके बाय।